आइए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे व्याकरण के, खासकर हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक किसके बारे में, तो शब्द विचार के बारे में। तो हम जानेंगे कि शब्द की परिभाषा क्या है, उसके भेद कितने होते हैं, ठीक ना, और भेदों के परिभाषा भी जानेंगे, उनके रूपों के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उनके उदाहरण भी कुछ जानेंगे। तो चलिए समय को ज्यादा न लेते हुए स्टार्ट करते हैं शब्द विचार को। देखिए, बता देना चाहता हूं कि अगर आपको शब्द तनिक भी नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। अंत तक पता चलेगा कि आपको शब्द में तनिक भी समस्या नहीं रहेगी, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसको, शब्द विचार को। तो देखिए, शब्द जो है, शब्द एक क्या है, तो व्याकरण का एक प्रकार है। खासकर यह क्या है, व्याकरण का अंग है। व्याकरण का सबसे छोटा अंग क्या है, तो वर्णन है। यह वर्णों या ध्वनियों के मेल से बनता है क्या, शब्द। व्याकरण का यह भाग है, ठीक ना। व्याकरण के 5 भाग होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार, ठीक ना। तो हम लोग आज किसके बारे में जानेंगे, शब्द विचार के बारे में। तो देखिए, शब्द की सामान्य सी जो परिभाषा है वो यह है कि शब्द वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल है। शब्द क्या है, तो वर्णों एवं ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक ना। तो ये थी सामान्य सी परिभाषा। और भी परिभाषा हो सकती है, जैसे कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक ना। तो ये सामान्य सी परिभाषा हो गई किसकी, शब्द की, ठीक ना। तो अब जान लेते हैं कि शब्द कितने भेद होते हैं। तो देखिए, शब्द के जो भेद होते हैं वो कई आधारों पे होते हैं। तो सबसे पहला जो आधार ले लिया जाता है वो होता है उत्पत्ति का आधार। उत्पत्ति के आधार पर, जन्म के आधार पर, ठीक ना। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। ये थे किसके आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर 4 शब्द हैं। शब्द के 4 प्रकार हैं। कहेंगे कि और किस आधार पर होता है, तो देखिए एक और होता है किस पर, तो बनावट या रचना के आधार पर, ठीक ना। तो वो भी जानेंगे। पहले इनको जान लेते हैं परिभाषा एवं उदाहरण सहित। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। वर्ण की परिभाषा है कि शब्द की परिभाषा है कि वर्ण एवं ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। जैसे कोई भी ले लो, विद्यालय, गाय, घोड़ा, शिवालय, सावन चढ़ रहा है, शिवालय, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, सामान्य सा तो वर्ण हो गया। तो आगे चलते हैं। देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से, ये किस दृष्टि से है, उत्पत्ति की दृष्टि से। आगे जानेंगे रचना एवं बनावट की दृष्टि से, और अंत में एक और होता है क्या, रूपांतर की दृष्टि से, ठीक ना। तो वो भी जानेंगे। अगर अच्छा से जाना है शब्द को तो वीडियो तक छोड़िएगा नहीं, अंत तक बने रहिएगा, ठीक। तो चलते हैं, हम देख लेते हैं तत्सम को। देखिए, तत्सम जो शब्द है यह कहाँ से लिया गया है, तो ये मूल रूप से होता है संस्कृत का। कहाँ का होता है, संस्कृत का। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो हिंदी में प्रयुक्त होता है। तो हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं, मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तो जैसे देख लीजिए, गौ गाय को बोलते हैं। दुग्ध, देखिए दूध का संस्कृत का शब्द है दूध, उसको दूध बोलते हैं हम लोग। अश्व किसका शब्द है, संस्कृत का, लेकिन प्रयोग कहाँ पर होता है, हालांकि घोड़ा भी प्रयोग होता है अश्व के जगह पर हिंदी में, लेकिन अश्व भी प्रयोग में आता है हिंदी में, ठीक ना। लेकिन है कहाँ का, संस्कृत का। अगला है पुस्तक। पुस्तक वास्तव में कहाँ का है, संस्कृत का, लेकिन हम सामान्य तौर पर कहाँ, हिंदी में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। फूल जो है वो भी संस्कृत का ही है, लेकिन हिंदी में भी इसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। तो ये जान गए तत्सम शब्द। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। उदाहरण दे दिया हूं। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, तद्भव पर। किस पर, तद्भव पर। तो देखिए, जो तत्सम है उसके बिगड़ेल रूप को बोल देते हैं क्या, तद्भव। इसके बिगड़ेल रूप को, बिगड़े हुए रूप को, ठीक ना, अशुद्ध नहीं कहेंगे, बिगड़े हुए रूप को, ठीक ना, क्या बोल देंगे, तद्भव शब्द बोल देंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं इसको उदाहरण को। देखिए, घोड़ा इसका बिगड़ेल रूप, अश्व से घोड़ा, ठीक ना। दुग्ध का ये दूध, तद्भव में क्या हो जाएगा, दूध, ठीक ना। तो किसका बिगड़ेल रूप है, दूध का।
गाय, गाय किसका बिगड़ेल रूप है? गौ का। इसी तरह हर चीज का, जैसे कपूर है तो कर्पूर का देखिए यहाँ पर लिख दिया, कर्पूर का यह बिगड़ेल रूप है। कर्पूर होता है ना कि कपूर, लेकिन हम तद्भव शब्द में कर्पूर का प्रयोग कर देते हैं, जो कि इस अपने तद्भव रूप का क्या होता है? बिगड़ेल होता है। ठीक ना। आगे चलते हैं देशज शब्द। देखिए देशज शब्द जैसा कि पढ़ने से हम लोग को पता चल जा रहा है कि देशज यानी ये हमारे देश में इसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो देखिए जो वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई रहती है, हमारे देश की भाषाओं से हुई रहती है, तो उसे देशज शब्द बोलते हैं। ठीक ना। जैसे देख लीजिए डिबिया, लोटा, पगड़ी, देखिए ये क्या है? हमारे देश में इनकी उत्पत्ति हुई है, ना कि विदेश में। ठीक ना। ये थे देशज शब्द, जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई रहती है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देश की भाषाओं से हुई रहती है, देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द यानी हमारे देश की जो बाहर, देश की बाहर विदेशों में जिनका उत्पत्ति हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? विदेशज शब्द। ठीक ना। विदेशज शब्द देखिए, तो विदेशज शब्द बहुत सारे हो सकते हैं। उर्दू भी क्या है? तो विदेशज शब्द है। फारसी भी क्या है? विदेशज शब्द है। इंग्लिश भी क्या है? विदेशज शब्द है। ये विदेशज शब्द है। तो देखिए विदेशज शब्द के क्या उदाहरण दिया हूँ। देखिए विदेशज शब्द, वैसे शब्द, पहले परिभाषा जान लेते हैं बढ़िया से। वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशी भाषाओं में हुई रहती है, विदेशों में हुई रहती है, उसे विदेशज शब्द बोलते हैं। ठीक ना। आगे चलते हैं, इनके उदाहरण को देख लेते हैं। देखिए तो इनके उदाहरण कितने अच्छे हैं? डॉक्टर, ठीक ना, डॉक्टर, टेबल, हॉस्पिटल और रिक्शा। ठीक ना। ये क्या है? विदेशज शब्द के उदाहरण है। तो अब चलते हैं हम लोग किस पर? तो रचना के दृष्टि से। यह आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्या उत्पत्ति की दृष्टि से कितने? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये शुद्ध रूप होता है, संस्कृत से लिया रहता है। कहाँ पर? हिंदी में प्रयोग किया जाता है इसका। इसके बिगड़ेल रूप को क्या बोलते हैं? तद्भव। ठीक ना। देशज जिसका उत्पत्ति देश में हुआ हो, विदेशज जिसका उत्पत्ति विदेश में हुआ हो। ठीक ना। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं किस पर? तो रचना की दृष्टि से या बनावट की दृष्टि से। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं बनावट की दृष्टि से शब्द के प्रकार तथा उनके उदाहरण और परिभाषा। ठीक ना। तो चलते हैं बनावट की दृष्टि से शब्द पर। ठीक। तो देखिए बनावट की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। देखिए बनावट की दृष्टि से होते हैं या फिर रचना की दृष्टि से, दोनों एक ही होते हैं, बनावट या रचना की दृष्टि से। ठीक ना। देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं बनावट की दृष्टि से। पहला है रूढ़ शब्द, ठीक, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योगरूढ़ शब्द। तो देखिए रूढ़ शब्द होता है जिसका खंड या टुकड़े करने पर किसी भी खंड का सही अर्थ नहीं निकलता है, तथ्यपूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। ठीक ना। जबकि दूसरा है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द जो होता है उनके खंड या टुकड़े करने पर उन खंडों का, जो खंड किया गया है, उन खंडों का प्रत्येक खंड का एक सही और तथ्यपूर्ण अर्थ निकलता है। तो यह है यौगिक शब्द। ठीक। अगला है योगरूढ़ शब्द। तो योगरूढ़ शब्द जो होते हैं वो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, ठीक ना, वो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को धारण किए रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? योगरूढ़ शब्द। तो चलिए बारी बारी से इनको देख लेते हैं। देखिए बनावट की दृष्टि से शब्द के या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। ठीक। देखिए रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द में क्या दिया उदाहरण? नाक, राम, कमल। देखिए रूढ़ शब्द तो वैसे शब्द जिनका खंड या टुकड़े करने पर प्रत्येक खंड का कोई भी तथ्यपूर्ण या सही अर्थ नहीं निकलता है, तो उसे क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। ठीक ना। तो देख लीजिए नाक है, तो नाक का करिए खंड, देखिए ना प्लस का, तो इनमें से किसी का अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ मतलब सही अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है ना इसका, तो यह क्या है? रूढ़ शब्द है। उसी प्रकार से देख लीजिए राम का या फिर कमल का। देखिए कमल का कर लीजिए क प्लस ल प्लस म, देखिए कोई अर्थ निकल रहा है किसी का? कोई अर्थ नहीं है। जैसे कल प्लस म, तो यहाँ कल तो निकल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये कैसे शब्द है? रूढ़ शब्द है। दोनों का, दोनों खंडों का, सभी खंडों का, ठीक ना, क्या निकलना चाहिए? तो एक सही अर्थ निकलना चाहिए या तथ्यपूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। तो चलते हैं आगे की ओर। देखिए अगला है हमारा, इसका उदाहरण देख लीजिए रूढ़ शब्द का, नाक, राम, कमल। ऐसे शब्द जिनका खंड या टुकड़ा करने पर किसी भी खंड का
मतलब सभी खंडों का सही अर्थ ना निकले तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, अगला है यौगिक शब्द। तो देखिए यौगिक शब्द में कैसे शब्द आएंगे, तो यौगिक शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनका खंड या टुकड़ा करने पर तो उनमें से प्रत्येक खंडों का क्या निकलता है, एक सही अर्थ निकलता है। तो जैसे देखिए मैंने उदाहरण दिया हूं घुड़सवार। तो घुड़सवार देखिए, घुड़सवार को हम अगर तोड़ेंगे तो दो शब्द बनेगा, दो शब्द बनेंगे। कौन से, तो घोड़ा और सवार। घोड़ा और सवार से मिलकर बना है क्या, घुड़सवार। तो घोड़ा का अर्थ भी होता है और सवार का भी अर्थ होता है जो उस पर सवारी करता है। ठीक ना। तो अगर इनका हम टुकड़ा करेंगे या खंड करेंगे तो इन दोनों का सही अर्थ निकलेगा। उसी तरह से ले ले विद्यासागर। विद्यासागर, तो विद्या और सागर यानी दो शब्द मिले हैं यहाँ पर, हम अगर टुकड़ा करेंगे तो मिलेंगे, यानी कि दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो ये कैसे शब्द है, यौगिक शब्द है। शिवालय, शिव प्लस आलय, संधि में भी पढ़े होंगे आप लोग, तो ठीक ना। तो इन दोनों का सही अर्थ निकल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द। ठीक ना, इसको ध्यान से देखते रहिएगा, आपको अंत तक पूरा समझ में आएगा। ठीक ना। रूढ़ शब्द जिनका खंड या टुकड़े करने पर किसी भी खंड का सभी खंडों का तथ्यपूर्ण या सही अर्थ नहीं निकलता है उसे रूढ़ शब्द बोलते हैं। यौगिक शब्द वैसे शब्द जिनका खंड या टुकड़े करने पर प्रत्येक खंड का एक तथ्यपूर्ण और सही अर्थ निकलता है उसे यौगिक शब्द बोलते हैं। आगे है योगरूढ़ शब्द। तो देखिए वैसे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को धारण करते हैं उसे योगरूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे पंकज है, पंकज का सामान्य अर्थ कोई निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, इसका एक विशेष अर्थ है। पंकज को क्या बोलते हैं, तो हम कमल भी बोलते हैं। ठीक ना, कमल भी बोलते हैं। जैसे लंबोदर है, तो लंबोदर का विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, तो गणेश। ठीक ना, गणेश हो जाएगा। ठीक ना, गणेश जी को लंबोदर कहते हैं। गणेश, लंबा हो जिसका उदर, ठीक ना, लंबोदर। चक्रपाणी, चक्र को जो धारण किया हो, तो चक्र को कौन धारण किया रहता है, विष्णु। ठीक ना, तो चक्रपाणी का एक विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, विष्णु। ठीक ना, विष्णु। ठीक, विष्णु हो जाएगा। ठीक, तो यह है क्या, शब्द के बनावट की दृष्टि से प्रकार। कौन, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। आशा करता हूं यह समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं रूपांतर की दृष्टि से शब्दों के प्रकार। ठीक ना, तो हम जानेंगे इसमें रूपांतर की दृष्टि से कितने प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक, तथा उन शब्दों के भेद भी दिए गए हैं, तो उनको भी जान लेंगे। देखिए रूपांतर की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वो मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक ना, तो पहले जान लेते हैं वो कौन कौन से हैं जो रूपांतर की दृष्टि से होते हैं। देखिए पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। ठीक ना, बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा अगर अंत तक बने रहिएगा, तो यह इसकी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। तो जान लेते हैं इनकी परिभाषाओं को कि ये कैसे होते हैं। देखिए विकारी शब्द तो वैसे शब्द जो समय, स्थिति और स्थान के अनुरूप अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं या अपने रूप को बदल लेते हैं, उसे क्या बोलेंगे, विकारी शब्द। और इसके ठीक उल्टा हो जाएगा क्या, अविकारी। तो वैसे शब्द जो समय, स्थिति और स्थान के अनुरूप अपने को परिवर्तित नहीं करते, अपने रूप को नहीं बदलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द। ठीक, देखिए विकारी में आते हैं। देखिए अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए कैसे, विकारी, विकारी यानी कि भिखारी। भिखारी से पता चल रहा है क्या है, भिखारी। देखिए तो जो भिखारी होता है वो क्या करता है, वो पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए अपने रूप को बदलता रहता है। कभी भिखारी के रूप में रहेगा अपना सामान्य रूप में, कभी साधु का रूप ले लेगा दंड कमंडल लेकर। तो ये क्या रहता है, आमतौर पर जो भिखारी होता है, भिखारी होता है, वो अपने रूप को बदलते रहता है कहीं से भी कि मुझको धन आ जाए, रूप को बदल बदल कर नाना प्रकार का अपना हथकंडे अपनाता है धन अर्जन का। ठीक ना, तो ये भिखारी अपने रूप को क्या करता है, उसी प्रकार से ये भी अपने रूप को बदलता रहता है। तो देखिए विकारी में कितने आते हैं, 4 आते हैं, और अविकारी में भी 4 आते हैं। तो देखिए विकारी में 4 जो है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया विशेषण है। उसी प्रकार से अगर हम अविकारी में देखें तो अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयात्मक बोधक, ये भी 4 होते हैं। ठीक ना, अविकारी तो वैसे शब्द जो स्थिति, स्थान और समय के अनुसार अपने आप को, अपने रूप को नहीं बदलते, उसे अविकारी
शब्द कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।